की पालना शेष है, तो अभी कुछ बाकी थी तो पुलिस के लिए जाब्ते को लिख दिया जी, और कानूनी कार्रवाई करके जो बाकी 22 मैटर हैं कोर्ट के अलावा उनके लिए ऑर्डर कर दिए हैं, जल्दी उस पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन मैं माननीय सदस्यों को कहूँगा कि जल्दी वो चीज़ हो जाएगी। अगला प्रश्न श्री अमर सिंह। प्रश्न संख्या 476। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बयाना के ऐतिहासिक बाणासुर किला तक सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। खंड 2 बाणासुर किला स्थित स्मारकों को मंदिर व बावड़ियों का संवर्धन करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि बाणासुर किला जो बयाना का है और वो देश दुनिया में फेमस है, जब तक वहाँ एक सड़क का निर्माण नहीं होगा, जितने भी संसाधन हैं तभी वहाँ पहुँच पाएंगे, और जब तक इस सड़क का कोई व्यवस्था नहीं बैठेगी जब तक कोई वाहन वहाँ नहीं पहुँच सकता है। इसलिए दूर दराज से जो लोग आते हैं, तमाम पर्यटक आते हैं, उसमें सड़क का विचार रखें, और हाँ तो कब तक और नहीं है तो क्यों। अध्यक्ष महोदय, ये किला राज्य सरकार के द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं है। ये किला भारत सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस किले पर जल संरक्षण हेतु बावड़ी की सफाई, पाथवे का निर्माण, किले के पश्चिम भाग में स्थित गेट नंबर 1/2 के मध्य प्राचीन ढांचे का एवं गेट नंबर 2 के समीप क्षत्रिगत प्राचीन का रेस्टोरेशन कार्य करवाया गया है। बाकी संसाधनों के आधार पर हम राज्य सरकार स्तर पर भी कोई काम करेंगे। यदि माननीय सदस्य महोदय इसलिए लिख के दे दें, इस पिछले बजट में पर्यटन के लिए हमने भी काफ़ी बजट रखा है इस बार सरकार ने, तो संभव होगा तो उस पर काम करवाएंगे। अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी, खाली ज्ञानचंद जी प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री महोदय, जो आपने बताया ना 3483 किसानों को अनुदान देना बाकी है 2021 का, वो आप कब तक दिलवा देंगे, थोड़ा ये बता दो आप। और जो 2017 का एक आपने और बताया है कि राज्य स्तरीय समिति के पास ये निर्णय के लिए उसके बाद ही दिया जाएगा, तो ये राज्य स्तरीय समिति आपकी कब तक इसकी बैठक हो जाएगी, और 2017 का जो बकाया अनुदान का पैसा है वो कब तक दिला देंगे आप। अध्यक्ष महोदय, 17,610 किसान कृषि आदान अनुदान जो भुगतान से शेष है, प्रभावित किसानों से वांछित सूचना प्राप्त होने पर कृषि आदान अनुदान का भुगतान जल्द किया जाएगा। 2017 का जो बाढ़ का पैसा है, इसका ये समय लंबा होने के कारण जो राज्य कार्यकारी समिति है चीफ सेक्रेटरी के अधीनस्थ होती है, इन्होंने वापस भेज दिया था। ये बात सही कही है सदस्य महोदय ने कि इतना लेट नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने वापस इसलिए कहा है कि इसमें दोषी अधिकारी कौन है, इनका कुल पेमेंट 3,80,00,000 है। हम जल्द से जल्द वापस जो है CS से रिक्वेस्ट करके इस कमेटी की मीटिंग बुलवाकर और जो भी दोषी है उनको कार्रवाई करें, लेकिन उससे पहले ही इनका जल्द से जल्द भुगतान कराएं ताकि किसानों को राहत मिल सके, इसलिए जल्दी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 निर्णय लिया 2022 एवं बुधवार दिनांक 21 सितंबर 2022 को सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। मंगलवार दिनांक 20 सितंबर 2022, नंबर 1, राजस्थान विधानसभा अधिकारियों की परिलब्धियों एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2022। नंबर 2, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर विचार एवं पारण एवं लंपी डिजीज LSDV पर चर्चा एवं मंत्री का वक्तव्य। बुधवार दिनांक 21 सितंबर 2022, नंबर 1,
अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 प्रथम संकलन का उपस्थापन। नंबर 2, अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 प्रथम संकलन पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022 का पूर्व स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। नंबर 3, राजस्थान कृषि मंडी संशोधन विधेयक 2022 एवं नंबर 4, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 पर विचार एवं पारण। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वहाँ कहे, जो पक्ष में वो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि से अधिसूचना श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 8 व वित्त विभाग वित्त GNDT SPFC की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री प्रसादी लाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त आबकारी विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री अंजना उदयलाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सहकारिता विभाग की 1 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक धारीवाल साहब को। अध्यक्ष महोदय, आप मुलायजा फरमाएं 2018, 19 और 19-20 के वार्षिक प्रतिवेदन अब रख रहे हैं। अंकेक्षण की लेखे हो तो समझ में आता है। आपके आसन के द्वारा कई बार इस प्रकार के निर्देश दिए गए। इतने पुराने वार्षिक प्रतिवेदन अगर प्रस्तुत किए जाएंगे तो इसका क्या अर्थ क्या रह जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की है, गैर जिम्मेवार संसदीय कार्य मंत्री खुद ये काम कर रहे हैं, फिर दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए आप इनको प्रताड़ित करिए। अध्यक्ष महोदय, इतनी प्रार्थना। आपके अनुभव का लाभ लेंगे। धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 3 वार्षिक प्रतिवेदन व अंशक्षण लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। साहब, अपना टाइम भी याद रखो। जब 8-8, 10-10 साल के बाद में जाकर के आप पेश किया करते थे। आप दोनों ही बार सदन के बाहर भी बात कर सकते हैं। मान श्री महेंद्र सिंह जी मालविया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री साले मोहम्मद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक अंकेक्षण प्रतिवेदन या वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। 2 हैं, हाथ 2 प्रतिवेदन है, दोनों रख दिए। माननीय सदस्य, आज माननीय उपराष्ट्रपति जी समय की सीमा के अंतर्गत अपनी बात कहें। और माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि ये समस्या ऐसी जिस पे पूरा प्रदेश सदन में जो चर्चा उस पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। सरकार ने क्या अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, अपोजिशन उसमें क्या कमी और खामी बता रही है, और अंत में जब मंत्री जवाब दें तब राजस्थान की जनता को आश्वस्त दें कि ये सदन मिलजुल कर
हम सब इस बीमारी के प्रति गंभीर हैं और इसकी समस्या को एड्रेस करने के लिए कुछ न कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल जनता के सामने जाए, ऐसी मेरी मंशा है। और आप सबसे निवेदन है कि समय सीमा जैसा हर पार्टी के लीडर से हमने ली है, उसको यदि एड्रेस करेंगे तो हम समय पर हो जाएगा, अन्यथा 3 बजे हम इस डिबेट को वाइंड अप करेंगे। 2 बोल लेना है। माननीय मंत्री जी, ब्रीफ में सरकार के जो लें और बाद में जब माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं तब कंक्लूड करने में उनके सजेशन को इनकोर्पोरेट करके आपने जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में पशुधन में फैल रही लंपी स्किन रोग से पशुओं को बचाने के बारे में चर्चा की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ये लंपी नामक जो बीमारी है सर्वप्रथम 1929 में जाम्बिया में पाई गई। भारत में इसका प्रकोप वर्ष 2019 में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में लंपी रोग का पशुओं में फैलना चालू हुआ। वर्ष 2020 में गोवा, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में लंपी रोग का प्रकोप चालू हुआ। इसके बाद में वर्ष 2021 में दिल्ली में ये कुछ जगह पशुओं में पाई गई। राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2021 में हनुमानगढ़, झुंझुनू, बांसवाड़ा, कुछ ही तहसील जयपुर की, झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर आदि पशुओं में ये बीमारी फैली, परंतु इनकी संख्या बहुत ही नगण्य रही और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। माह अप्रैल 2022 में प्रदेश में सर्वप्रथम जैसलमेर जिले में लंपी स्किन रोग का प्रकोप की पुष्टि हुई, जिसकी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने पुष्टि की गई। इसके बाद माह मई व जून 2022 से जोधपुर व बीकानेर संभाग को इसने अपनी चपेट में लिया। माह जुलाई 2022 से पश्चिमी राजस्थान एवं अगस्त 2022 में कोटा संभाग के अतिरिक्त समस्त जिलों में लंपी रोग की पुष्टि हुई। आज की तारीख में राज्य के 32 जिलों में एक खाली 12 छोड़कर 32 जिलों में ये रोग फैल चुका है, जिसके उपचार हेतु पशुपालन विभाग में कार्यरत 857 वरिष्ठ पशु चिकित्सक, 1162 चिकित्सक, 872 पशु चिकित्सा सहायक व 7705 पशुधन सहायक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पशुपालन विभाग की राज्य में संचालित कुल 8954 संस्थाएं इस बीमारी को बचाने में लगी हुई है। राजस्थान गोवंश तो मिला करके जवाब दें। प्रारंभिक बातें कह दे वो तो समझ में आ जाता है। इन सब की सजेशन के बाद आप जवाब दे पाए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने हमारे जो मेन पावर था विभाग का उसके बारे में बताया। भारत सरकार ने भी इसमें चिंता जाहिर की और भारत सरकार के पशुपालन मंत्री रूपाला जी जयपुर आए। उनके साथ में भारत सरकार के कमिश्नर डॉक्टर मलिक वो भी साथ में थे, जो अच्छे विशेषज्ञ हैं पशुपालन। हमारी मीटिंग चली और उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की उसके तहत उन्होंने जो टीका बताया गोट पॉक्स का, वो हमने पशुओं में लगाना चालू किया। एडवाइजरी में जो बातें उन्होंने कही उसका हमने ध्यान रखा। कई जिलों के अंदर हमारे भामाशाह निजी संस्थाएं भी आगे आई और उन्होंने वो टीका पहले ही लगाना चालू कर दिया था। गोट पॉक्स के बारे में जो जानकारी भारत सरकार ने दी, ये किसी समय में बकरी में जब ये रोग फैला उसके लिए बनाई गई थी, पर चूंकि उसके बाद में कोई दवा इजाद नहीं हुई और जब बड़े पशुओं में आ गई और ख़ास तौर से एकमात्र गाय जो ऐसा पशु है जिसको पूरे दुनिया में माता का दर्जा प्राप्त है, उसको ज़्यादा प्रभावित किया। एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि जहाँ संक्रमण फैल चुका है वहाँ इसका उपयोग नहीं करें। कई जगह इसका उपयोग पहले लगातार किया जा रहा था। भारत सरकार की जब एडवाइजरी आई और उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में इसका उपयोग नहीं करें, उससे नुकसान होने की संभावना है, तो हमने उन तहसीलों को और उन जिलों को लिया जहाँ ये नहीं फैली थी या जहाँ 0 स्कोर था। लगातार भारत सरकार के संपर्क में आने के बाद में जो बातें सामने आई
कि केवल गोट पॉक्स ही एक ऐसा टीका है जिसमें 60% पशु की सुरक्षा होती है। ये बकरी में 1 ml लगाया जाता था। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी बताई उसमें 3 ml बढ़ा के इसको लगाने के लिए उन्होंने कहा, और वही काम पशुपालन विभाग ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक जागरूक अभियान, सभी जनप्रतिनिधि चाहे सांसद, MLA महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष उपनेता भी उससे जुड़े थे, और उन्होंने लगातार VC के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक मैसेज दिया कि जो ये महामारी पशुधन में आई है, जो गौवंश को प्रभावित कर रही है, उसके लिए हम सजग रहें। और जैसा कोविड काल में प्रबंधन उन्होंने किया, वैसा प्रबंधन करने की बात राजस्थान की जनता को उन्होंने कही। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। हमारे गौपालन मंत्री जी प्रमोद भाई जी जैन और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो बाड़मेर से आते हैं, उन्होंने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया। स्वयं मैंने लगातार जिलों का दौरा किया, कलेक्टर्स के यहाँ मीटिंग ली, और पूरी सजगता के साथ में इस लंपी स्किन बीमारी से लड़ने का काम एक अभियान के रूप में हमने रखा। मुख्यमंत्री जी लगातार VC के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य हैं और सांसदगण हैं, उन्होंने भी अपने विधायक कोष से पैसा दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके विधानसभा क्षेत्र में टीकाकरण करने का अभियान चालू रखा गया। उनके जहाँ जहाँ भी समस्या आई वहाँ दवाई उपलब्ध कराई गई, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पशुओं की दवाएं राज्य सरकार ने फ्री कर रखी है। हमारे जो केंद्र जितने भी थे, उनमें जहाँ मैन पावर्स की कमी सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि ये जो महामारी है, जैसे कोविड का समय आया था, वैसे गौ माताओं को बचाने का, पशुधन को बचाने का ये समय है। मैं किसी दलगत राजनीति की बात नहीं करूंगा, पर यह जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और विभाग पूरी तरह से सजग है और हम गौ माता को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज हम गोवंश में पूरे देश में 6ठे स्थान पे हैं। 1,39,00,000 गोवंश हमारे पास है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा और सभी साथियों से निवेदन करूंगा, नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि जो भी सुझाव आप दें, निश्चित रूप है आने वाले समय में हम इसको और किस तरह से विभाग को मजबूत कर सकते हैं, गोवंश को बचाने का काम किया आगे कैसे किया जाए, इसके सुझाव जो आएंगे उसको विभाग पूरी निष्ठा के साथ में करेगा और गोवंश को बचाने का काम करेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। श्री ज्ञानचंद पारख। अगर ये बीमारी गंभीर होती और ये वायरस क्या, इसकी जानकारी सरकार को नहीं होती ना, तो शायद सरकार के गुनाह को जनता माफ कर देती। माननीय मंत्री महोदय, ये बीमारी कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, बहुत आसान इलाज है इसका, पर सरकार की जो नाकामी रही है इलाज करने में, उसकी पीड़ा प्रत्येक प्रदेशवासी को है। अगर सरकार प्रयास करते, आपने कहा हमने प्रयास किए, मैं खुद गवाह हूं इस बात का और सदन में बोल रहा हूं, आपके प्रयास माननीय मंत्री महोदय जो प्रयास रहे ना, वो शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। यदि आपने थोड़े भी प्रयास किए होते ना, तो जो लाखों गाय इस प्रदेश में मौत के मुंह में समा गई है, उसमें से अधिकांश को बचाया जा सकता था। ये सरकार की अनदेखी, ये सरकार की बेरुखी, ये सरकार की लापरवाही इन गायों की मौत के लिए सीधी सीधी जिम्मेवार है। इस गुनाह से सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। और माननीय सभापति महोदय, कैसे हालात पैदा हो गए, जहां जाओ गायों की लाशों के ढेर आपको मिल जाएंगे। और आज से 5 या 6 दिन पहले
आज की बात रजत शर्मा के साथ आपने रात को देखा होगा, 25 मिनट का पूरा टीवी प्रोग्राम जो मुख्य सड़कें हैं वहां एक नहीं सैकड़ों गायों के चित्र उसने टीवी के जरिए इसके बाद में आपका टीकाकरण अभियान चलाया नहीं जा सकता, ये आपको पता है, क्योंकि आपकी खुद की गाइडलाइन थी कि अगर किसी क्षेत्र में एक भी गाय के अंदर ये वायरस आ गया तो 5 किलोमीटर के दायरे में यदि टीकाकरण किया गया तो इस बीमारी को वो टीकाकरण उल्टा बढ़ावा देगा, उससे बीमारी घटेगी नहीं। और आपको फोकस करना था गाय के इलाज पर। कमी रहेगी आपकी, हो सकता है उस समय आपके पास संसाधन नहीं थे, बाद में आपने लगाए, चिकित्सा कर्मी लगाए आपने, पर कब लगाए? जब ये वायरस चला गया प्रदेश से, उसके बाद में पोस्टिंग दी आपने। माननीय मंत्री महोदय, यदि आपके पास इतने संसाधन नहीं थे तो गाय के प्रति सबके मन में इतनी आस्था श्रद्धा है, अगर आप गौशालाओं वालों से अगर आप अपील करते तो शायद दवाइयों के अंबार लगा देते वो। और आपको ये भी पता है कि दवा की भी कहीं कमी नहीं थी, दवा भी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, जितनी दवा चाहो उतनी आसानी से बाजार में मिल रही थी। अगर आप गौ सेवक है ना, उनकी मीटिंगें बुलवा देते और उनके माध्यम से कि गांव-गांव में बीमारी फैल रही है, प्रत्येक चिकित्सा कर्मी का गांव-गांव में हर पशु के पास पहुंचना इतनी गंभीर बीमारी के दौरान संभव नहीं है, तो आप भी मदद करो। वो गौ सेवक और गौशाला वाले मिल जाते ना आपके साथ, तो शायद ये लाखों गाय जो मौत के मुंह में चली गई है वो बच जाती। माननीय मंत्री महोदय, हालात क्या, जहां जाओ वहां लंपी को लेकर गांव वाले चिंतित, कुछ करना भी चाहते हैं, वो अपनी ओर से कुछ योगदान है राशि का तो वो भी देने को तैयार, गायों के लिए दिन रात सेवा करनी है तो उसके लिए भी वो तैयार, पर उनको पता नहीं है कि उसका इलाज क्या है, उसको दवा क्या देनी है, किस समय क्या प्रिकॉशन रखने, ये उनको पता नहीं। और ये आप आसानी से, जिस प्रकार कोरोना के दौरान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग अलग गाइडलाइन जारी की, वैसी ही गाइडलाइन आपका विभाग अगर जारी कर देता ना, तो शायद वो जो गौ सेवक है और जो ये गौशालाएं चलाते हैं उनके संचालक हैं, वो अपनी ओर से इसमें योगदान देकर आपके इस काम को बहुत आसान कर देते। माननीय मंत्री महोदय, मैं ये बात जिम्मेवारी से इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भी ये बीमारी फैली, मैंने अपनी ओर से माननीय जिला कलेक्टर को टीके लगाने के लिए अनुशंसा भी दे दी कि 10 लाख का, फिर बाद में पता लगा टीका लगाना अभी संभव नहीं है, तो फिर दवा की बात आई। ये लग गया कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है, आपके पास इतने चिकित्सा कर्मी नहीं थे। हम भी मानते हैं कि कम समय में इतना बड़ा जो ये काम आया है, आपके चिकित्सा कर्मी उसके लिए अपर्याप्त है, तो चिकित्सा अधिकारियों को बुलाकर उनसे बात की कि गायों के लिए क्या किया जा सकता है, और उनकी जो सुझाई हुई दवाइयां थी वो हमने नोट कर ली, और गांव-गांव में जो गौ सेवक है या जो गौशाला चलाते हैं उनके माध्यम से बीमार पशु तक उस दवा को हमने पहुंचा दिया। और माननीय मंत्री महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप पता लगा देना अपने स्तर पर आपके अधिकारियों से कि पाली विधानसभा क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्र में लंपी बीमारी से ग्रस्त 95% से भी ज्यादा गायों को हम बचाने में सफल रह गए इस मामूली काम के जरिए। यह काम आप नहीं कर सकते थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी ली, और वीसी के माध्यम से यदि उन्होंने अपील की, अगर वो हर विधायक को अपील कर देते कि अपने अपने पशु चिकित्सा अधिकारियों से बात करके क्या दवाई दी जा सकती है जिससे ठीक हो सकता है,
तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो राजस्थान बदनाम हुआ ना पूरे देश में राजस्थान के ऊपर जो कलंक लगाया है गायों की हत्या का, उस कलंक को धोना अब बहुत मुश्किल हो गया। और माननीय सभापति महोदय, मैं भी एक गौशाला से जुड़ा हूं। 1600 से ज्यादा पशु उसमें है, गोवंश उसमें है। और माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान की पहली गौशाला होगी। आप सरकार के स्तर पर उसका आकलन करवा देना, उसकी सत्यता पता लगा देना कि एक भी गोवंश वहां इस लंपी बीमारी के कारण नहीं चला है। इसका मतलब इस बीमारी का इलाज था और आसान इलाज था, कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं, पर हम आसान काम को भी कर नहीं सके और हमारी नाकामी को हम यहां सदन में कहते हैं कि हमने ये किया वो किया। माननीय मंत्री महोदय, ये गायों का जो पाप है ना, इस पाप के लिए आपको कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा पाप इस सरकार की लापरवाही से इस प्रदेश की गाय को हुआ है, जो हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। माननीय मंत्री महोदय, और माननीय मंत्री महोदय, ये लंपी तो अब गई, इसका वायरस तो गया, अब नाम मात्र का कुछ इलाकों में ये वायरस बचा होगा अब, वरना लंपी अब गया, ये आपको भी पता है। अब पोस्ट लंपी है। लंपी से ग्रस्त गायें जिनके गांठें हो गई थी, 100 में से 80% गायों की दवाई के कारण गांठें गल गई और वो गाय ठीक हो गई, पर जो 20% गाय बची है जिनके गांठें बड़ी थी या गंभीर थी और वो गली नहीं, उन गांठों ने अब घाव का रूप ले लिया और उस घाव का सही समय पर इलाज नहीं हुआ, तो उस घाव के अंदर कीड़े पड़ने के कारण जो गायों की दुर्दशा हो रही ना, उससे आप कैसे उस गाय को बचा सकते हो, उसकी थोड़ी चिंता करो आप। एक क्षेत्र में आपको ऐसी कई गाय मिल जाएगी जिनके घाव या घाव के बाद में कीड़े। माननीय मंत्री महोदय, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, ये भी इसका भी आसान इलाज है, कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं, पर करने की इच्छा होनी चाहिए, करने का मन होना चाहिए। अब गाय के प्रति यदि आपके मन में कुछ है ही नहीं और गाय को मात्र आप एक पशु मान लोगे ना, कि क्या हो गया, कुछ पशु मर गए, क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार को, कि गाय हमारी आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रतीक है। और उस नाते मेरा आपसे आग्रह रहेगा, आप जिम्मेवार भी हो, कि हम अब जो पोस्ट लंपी की गाय हैं जिनके घाव या घाव में कीड़े पड़ गए, जो कमी आपने पहले रख दी, मेहरबानी करके अब कमी रखना मत। और इन पोस्ट लंपी की गायों से यदि आपके पास हो सकता है, इतने संसाधन नहीं हो, तो आप गौशाला वालों से सहयोग ले सकते हैं। और आज के समय में आपको जिले के नहीं, प्रदेश के हर गांव में कोई न कोई गौ सेवक की टीम आपको तैयार मिलेगी, जो आपके इस काम में, आपके जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उससे ज्यादा काम करके आपके काम में सहयोग देने को तैयार है। और वहां यदि आपको कहीं लगता हो धन की आवश्यकता है, तो लगभग आपने भी खुद ने कहा है कि सारे एमपी ने, सारे एमएलए ने आपको अनुशंसा कर दी है। और आश्चर्य की बात है कि अनुशंसा करने के बाद में एक महीना बीत गया और आपका पैसा अभी दवाइयों के काम नहीं आ रहा है। उससे ज्यादा नाकामी सरकार की क्या हो सकती है माननीय सभापति महोदय? 1 महीना बीत गया, अब आप किसका इंतजार कर रहे हो कि जो कीड़ाग्रस्त गाय है वो भी मौत के मुंह में समा जाए? अब भी आप जिला कलेक्टर महोदय को निर्देश दो कि जिन जिन की अनुशंसा आई है और जिन दवाइयों की आवश्यकता है, तत्काल दवाइयां लेकर आपके चिकित्सा कर्मी, गौ सेवक और गौशाला वाले, ये तीनों मिलकर इस काम को यदि करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार हमने हमारी गौशाला में से एक भी गाय को नहीं मरने दिया, प्रदेश में एक भी गाय नहीं मर सकती, बशर्ते आपके काम करने की नीयत होनी चाहिए। यदि आपकी नीयत नहीं होगी तो भले यहाँ सदन में कितनी भी चर्चा करो, कितनी भी बात कर लो, इस गौवंश को बचाना मुश्किल होगा। आप सभापति महोदय, पाली से आने वाले मान्य सदस्य ने राजस्थान के गौवंश का जो दर्दनाक मंजर रखा, उससे हम सब लोग बहुत ही सहनशीलता से दुखी हो रहे हैं। सभापति महोदय, जुलाई का तीसरा सप्ताह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मार्च में इस लंपी वायरस ने राजस्थान में दस्तक दी और जुलाई के तीसरे सप्ताह में
राजस्थान के गोवंश पर कहर टूट पड़ा और कोई जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिले में गोवंश काल कलवित होना प्रारंभ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं उस राजस्थान में खड़ा हूं जिस राजस्थान में लोक देवता उनको माना गया जिन्होंने गाय के बचाने के लिए अपने जान को दी, अपने जीवन को उत्सर्ग किया। बाबू जी हो, चाहे तेजा जी हो, चाहे रामदेव जी हो। उस राजस्थान में जब चर्चा चलती है, राजस्थान में लंपी कायरस के कहर से राजस्थान का गोवंश करा रहा है, सरकार बेपरवाह, तो तकलीफ होती है। मैं बड़े मन से कहता हूं कि मंत्री जी, कोई राजनीति करने की इच्छा नहीं है। आपने खुद ने कहा कि राजस्थान का गोवंश जिस देश में दूसरे नंबर पर है। आज मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, आपने जो बात कही सही कही। 33 जिलों में से 32 जिलों में लंपी का कहर टूट रहा है और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं सभापति महोदय, 30 से 35% राजस्थान का गोवंश इस वायरस से ग्रसित हो गया है। आपने खुद ने देखा होगा किस रफ्तार से बढ़ा है। 2 अगस्त को 1,20,782 आपका आंकड़ा था, इतनी गायें संक्रमित हुई और ये आंकड़ा 8 गुने रफ्तार से बढ़ा। 20 सितंबर को आज जब मैं बात करता हूं तो 17 लाख से ज्यादा संक्रमित हो गई और आपका आंकड़ा कह रहा है 50-55 हजार गायें काल कलवित हुई। सभापति जी, अभी सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की कि राजस्थान का सरपंच को आप गायों के शव का वैज्ञानिक निस्तारण के लिए अलग से धन दो। उन्होंने एक सूची जाहिर की, मैं सूची लेकर आया हूं। उस सूची में मैं गिन रहा था, उनके अनुसार 52 लाख से ज्यादा गायें आज संक्रमित है और 5 318 गायों की मृत्यु हुई है। मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़े को जब देखा, मंत्री जी, आपके सरकारी आंकड़े से 9.5 गुना ज्यादा गाय कलवित मेरे विधानसभा क्षेत्र में होगी। छुपाने की क्या बात है? ये वायरस है। मैं समझता हूं सत्यता के साथ हमें कहना चाहिए। सभापति महोदय, 12 लाख करोड़ की जीडीपी में राजस्थान के अंदर 10% जीडीपी इस पशुपालन की है और मैं दावे के साथ कहता हूं 6,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्थान के गोपालकों को हो चुका है। दुग्ध उत्पादन में भी हम सेकंड है। और सभापति महोदय, अभी मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सीकर, आरसीडीएफ का आंकड़ा है। उन्होंने कहा हमें 6,61,000 प्रतिदिन दूध पे हमारे पास आया करता था, 4 लाख से नीचे गिर गया। और आज हालत क्या बिगड़ गई? गाय की चिंता नहीं है, भैंसों में चला गया, ओसिया के अंदर, हिरण के अंदर चला गया। और तकलीफ इस बात की है, जिस गाइडलाइन की चर्चा मंत्री जी आप कर रहे हो, आपको मालूम है कार्यवाहक न्यायाधीश श्रीवास्तव जी ने उच्च न्यायालय ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर आपको कहा गाइडलाइन जारी करो। यह तब कहा जब प्रमुख समाचार पत्र भास्कर ने नर कंकालों की फोटो छापी। आपने गाइडलाइन उसके बाद जारी की। 16 सितंबर को राजस्थान पत्रिका ने छापी और पत्रिका ने जो फोटो छापी, उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फिर आपको कहा कम से कम कार्य योजना तो बना दो। मैं आप गोपालक हो, मैं आपको बहुत वर्षों से जानता हूं, पर मेरे को बताओ सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा सीकर बंद हो गया। सोशल मीडिया पर 15 सितंबर को किसी ने आह्वान कर दिया, संगठन का नाम हमें मालूम नहीं, आधे से ज्यादा राजस्थान बंद हो गया। आज आपने कोई क्रैश प्रोग्राम जारी नहीं किया, आपकी वैक्सीनेशन आपने खरीदी नहीं, मोबाइल टीम आपकी आधी अधूरी, आपने वेटरनरी कॉलेज के बच्चों को लगा दिया जिनको पता ही नहीं। आज आपने यहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं, जिलों के अंदर कंटेनमेंट जोन के लिए कलेक्टर को नोटिफाई नहीं किया, आइसोलेशन वार्ड नहीं, आपने सर्वे नहीं कराया, आपने मुआवजे का प्रबंध नहीं किया और आज 40% ज्यादा आपके यहाँ डॉक्टरों के पद और पशुधन सहायकों के पद रिक्त है। आपने सही कहा, 6 अगस्त को रूपाला जी ने बैठक ली, आपने उनसे मांग की हमें 5 करोड़ रुपए के वैक्सीन दो, आपको 8 करोड़ के वैक्सीन दिए। आज असिस्टेंट टू स्टेट फोर्स कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज ASCAD योजना में 60 लाख वैक्सीन आपको उपलब्ध कराए। मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, यही वैक्सीन उत्तर प्रदेश को कराए। उत्तर प्रदेश प्रतिदिन आज 1,90,000 पशुओं को वैक्सीनेट कर रहा है और उनके यहाँ 26,024 मृत्यु है सिर्फ। और हम
24,26,500 पशुओं का टीकाकरण यूपी कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? 82 लाख डोज उनके पास उपलब्ध है और आपने खुद का आंकड़ा कह रहा है 11,34,709 संक्रमित हुए, 11,37,079 को आपने अब टीकाकरण किया है। मतलब संक्रमित कुल कितने हुए? 40,000 पे भी प्रतिदिन का आपका औसत नहीं आता। भगवान के लिए इस बात को जरा गंभीरता से देखो। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा मंत्री महोदय, मुफ्त पशुओं की दवाई की योजना आपने चालू कर रखी है। आप मुझको बता दो, लंबी 72 दवाइयां हैं सभापति महोदय, 72 में से ये दवाइयां वो है जो पोस्ट संक्रमित कोविड के लिए, इस लंपी के लिए जरूरी है। आपके पास दवाइयां नहीं। आपने जुलाई 2021 के बाद आपका टेंडर समाप्त हो गया, आपने दवाइयां नहीं खरीदी, 14 महीने से दवाइयां नहीं इनके पास। और उसके बाद आपने जो आदमियों की दवाइयां खरीदते हैं RMSCL, इसको आदेश दिया। RMSCL ने 11 नवंबर को मना किया कि हम तो मानवों की दवाई खरीदते हैं। अगस्त 2022 को आपने कॉन्फेड के माध्यम से, ये कॉन्फेड कौन है? ये कॉन्फेड का मिड डे मील से क्या संबंध है? मैं चर्चा करके सनसनी फैलाना नहीं चाहता, पर 5 रुपए 51 रुपए की एग्जिस्टिंग रेट पर 121 रुपए में खरीद रहे हो। कम से कम ऐसी आपदा में तो देखो भाई, क्या टेलर मेड आपने इसका बनाया टेंडर। प्रदेश के बाहर की कंपनी का आदरणीय प्रतिपक्ष नेता 3 वर्ष में 1500 करोड़ का टर्नओवर हो, प्रदेश के अंदर की दवा कंपनी का 2 वर्ष में 200 का हो, और इसको 25 करोड़ की दवाई खरीदनी थी, 250 करोड़ का टेंडर इसलिए फ्लोट कर दिया कि धरोहर राशि होगी नहीं। और एक आपने राष्ट्रीय आपदा की बात कही, मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं 2 बार पत्र लिखाया। आप गए पत्र लिखवाने के लिए 28 अगस्त को और 14 सितंबर को। आपने संविधान पढ़ा होगा, आर्टिकल 246 में जो शेड्यूल बना है, 7 शेड्यूल की एंट्री 15 में, इस पशु धन का परीक्षण, सुरक्षा, रोग निवारण, सारा कार्रवाई की जिम्मेदारी हमारी है। आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 46 देख लो, उसमें फिर कहा है इन पशुओं के मरने मारने से रोकने के लिए स्टेट कदम उठाएगा। और मैं समझता हूं कि आज राजस्थान के अंदर आप राष्ट्रीय आपदा की बात कर रहे हो। इसी सदन में हमने राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 को रिपील करके राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 लेकर आए। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में सबसे पहले मैं एपिडेमिक एक्ट लेकर आया हूं। आज गाय कल काला काल कलवित हो रही है, आप किसने बना गया? राजस्थान एनिमल एपिडेमिक एक्ट 2022 लेकर आओ। आप महामारी राज्य आपदा घोषित करो, इसको सर्वे कराओ, ताकि आपको इनको मुआवजा देना पड़े। कम से कम इस पर आपको बात करनी चाहिए। और मैं एक निवेदन करके, मैं लंबी बात मुझे मालूम है, पर आपको मालूम होगा एनिमल डिजीज एक्ट 1959 आज अपने यहाँ काम कर रहा है, उसके रूल 1960 बने हुए हैं। उस 1959 के पशु अधिनियम 1959 की धारा 8 ये कहती है कि पशुओं में अगर रोग फैला तो टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य की। और सेक्शन 9 ये कहता है कि कंटोनमेंट जोन आइसोलेशन वार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य की। और इसी के जो राजस्थान डिजीज एक्ट 1959 में जो एक अधिसूचना जारी हुई थी, जब एक अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस एक बार फैली थी 60 के दशक में, उस समय यह तय किया था सरकार ने कि भविष्य में किसी भी संक्रमण से अगर पशु काल कलवित होंगे तो उनके कुल मूल्य का 5वां हिस्सा मुआवजे के रूप में दे सकते हैं। या तो इस एक्ट को जो मैं रख रहा हूं, यह बिहार ने 30,000 रुपए हर पशु, 2,000 पशु की मौत पर देना प्रारंभ कर दिया। आंध्रा ने 50,000 रुपए 3 पशुओं तक 1.5 लाख करना प्रारंभ कर दिया। गुजरात ने ये फैली नहीं, कम फिर भी पैसा देना प्रारंभ कर दिया। आप ये क्यों नहीं करते? और अगर आज पशुओं का बीमा होता तो शायद हम बच जाते। 2018 से पशुओं का 1 अक्टूबर 2018 से पशुओं का बीमा आपने बंद कर रखा है। कर रहा हूं, आपने बजट के अंदर कहलवा दिया 6 लाख पशुओं का बीमा कराओगे, 150 करोड़ का प्रावधान। और मैं कहता हूं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंदर अगर आप इस योजना को राजस्थान में लागू कर देते, 40% प्रीमियम केंद्र सरकार का, 30% प्रीमियम राज्य सरकार का, 30% पशुओं का, तो आज ये हालत नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गोवंश में जितने मृत्यु हो गई गोवंश की, आप इन ग्राम पंचायतों को, स्थानीय निकाय को विशेष अनुदान दो। सभापति महोदय, आप शिखर से पधारते हैं, राज्य आपदा घोषित करो, आइसोलेशन वार्ड बनाओ,
और ये गौ संरक्षण निधि के अंदर आपके पास अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल में भी मार्च में कहा था 2538 रुपए है। और एसडीआरएफ में क्यों नहीं सहायता देते आप? 13,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास है। पशुधन काल कलवित हो गया 60% पैसा केंद्र का, आप इसमें सहायता क्यों नहीं देते? और अंत में मैं ये कहूंगा, आज एक केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय अब लास्ट 31 तारीख को इस मेथिलीन ब्लू के लिए दवाई के लिए कहा कि ये बड़ी कारगर है। आपने अपने यहाँ भी जालौर में इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। भगवान के लिए इस दवाई को क्रैक करें। और ये जो केंद्रीय अनुसंधान हिसार में जो वैक्सीन तैयार हुई है, कृपया आपने बयान दे दिया 20 लाख मंगाए, उसको मनाएं। और अंत में मैं ये कहूंगा सभापति महोदय, इस पूरे मामले में राजस्थान में गौवंश को बचाने के लिए हमने आपकी आंखें खोलने के लिए बातें कही, पर हम आपके साथ हैं, आत्मा से साथ है। मैं तो खुद गाय रखता हूं। गौवंश को बचाने के लिए पूरा विधायक दल जिस तरह काम में लेना चाहो उस तरह काम करेंगे, परंतु वास्तविक आंकड़े बताओ, सर्वे कराओ और मुआवजा दो। धन्यवाद। अन्य सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के उन सब गौ सेवकों, उन सामाजिक संस्थाओं, गौ संरक्षण से जुड़ी हुई संस्थाओं और सबसे खास तौर पर हमारे नौजवान गौ सेवा से जुड़े हुए उन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस कठिन समय में वो गौ माता की सेवा से जुड़े हुए रहे। माननीय सभापति महोदय, कोई गौ माता को लंपी डिजीज हुई, रक्त उसके शरीर से बहने लग गया, उन युवा गौ सेवकों ने इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि कोई सरकारी गाड़ी उस गाय को लेने के लिए आए। स्कूटर मिला तो स्कूटर पर उस गाय के बच्चे को लेकर के उन्होंने इलाज के लिए आगे पहुंचाया। और अगर बड़ा गोवंश हुआ तो सरकारी साधन का इंतजार नहीं किया, खुद साधन करके उसको जो आश्रय स्थल है वहां पर पहुंचाने का काम किया, गौशाला में पहुंचाने का काम किया। और उन गौ सेवकों के माध्यम से मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी सेवा हुई। मैं उन बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो गायों की इस पीड़ा से जुड़ी, जो आश्रय स्थल खोले गए, सुबह जाकर के माननीय सभापति महोदय उस आश्रय स्थल पर जाकर के बैठती थी और पूरी शाम तक कैसे गायों की सेवा हो, इस बात को वो बहनें खुद देखती थी। और मुझे खुद को उन्होंने, जब मैं आश्रय स्थल पर मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि गौशाला तो अपनी चलती है, लेकिन ये जो निराश्रित गोवंश है इसको रखने की कोई और जगह हमें आप उपलब्ध कराओ, जिससे मैं खर्चा सब मैं उठाऊंगी, मेरा परिवार उठाएगा। तो आज आपके माध्यम से ऐसे सारे उन कर्मवीरों का मैं हृदय के अंतरतल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का वक्तव्य सुन रहा था। राजस्थान की सरकार के माथे पर कलंक लग गया और ये कभी धुलने वाला नहीं है, और आपने इतना बड़ा पाप कर दिया। अरे कम से कम ये बोलने से पहले तो सोचते कि किस सरकार के बारे में ये वक्तव्य दे रहे हो। वो सरकार जिसने आते ही गोवंश का अनुदान बढ़ाया, 32 रुपए था उसको बढ़ा करके 40 रुपए किया, 16 रुपए था उसको बढ़ा करके 20 रुपए किया। और माननीय सभापति महोदय, आंकड़े सामने हैं, 5 साल आपकी भी सरकार थी, मात्र 492 करोड़ रुपए आपने याद करता था
सरकार बनते ही 14-15 के अंदर 1,475 मैट्रिक टन गायों के मांस को निर्यात को पहुंचाने का पाप किसने किया है? और माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गायों के प्रति संवेदना समाज की कमजोर हो रही है। हम गायों से कट रहे हैं, हम गायों से प्रेम से भी दूर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डॉलर कमाने के लिए गायों का वध कर रहे हैं, उनके कत्ल खानों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके कत्ल में काम आने वाली मशीनों को रियायतें दे रहे हैं और इंजेक्शन लगा लगा करके गायों से ज्यादा दूध प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। माननीय सभापति महोदय, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा से दूर हो जाते हैं, जब अनदेखी कर देते हैं, और क्या ये राजस्थान के अंदर ही लंपी है? 3 साल से देश के अंदर लंपी का असर है और राजस्थान से मैं तो गुजरात की सीमा से आता हूं। माननीय सभापति महोदय, कौन नहीं जानता कि हजारों की तादाद में गोवंश के ढेर गुजरात में लगे हुए थे? कौन नहीं जानता? क्या सारे अखबारों के अंदर हमने नहीं देखा? क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात से अवगत नहीं थे कि गाय किस मुसीबत का सामना करनी पड़ती? मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और प्रतिपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जब आगे बोले तो आप बताना कि देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने लंपीज के मुकाबले के लिए अलग अलग राज्यों की सरकारों की क्या मदद की। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा। मुख्यमंत्री कोष के अंदर अलग से लंपी के लिए उन्होंने खाता खोला। और माननीय सभापति महोदय, हम जो माननीय सदस्य हैं, ये सूची है मेरे पास में, किसकी सदस्य ने कितने पैसे दिए। अगर अशोक गहलोत इसमें रिलैक्स नहीं करते एमएलए लैंड के अंदर, तो क्या हम पशुओं की दवाई के लिए या इंजेक्शन के लिए हम पैसे दे पाते? मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने एमएलए लैंड में हमको अलाउ किया, और हम सारे विधायक, सारे नहीं, कुछ विधायक इस तकलीफ में गौ माता के साथ में खड़े रहे। और माननीय सभापति महोदय, एमएलए लैंड में तो गहलोत साहब ने कर दिया, एमपी लैंड में क्या हुआ? प्लीज विराजे अंकित नहीं होगा, अंकित विराजे मान्य सदस्य हेमलोटा जी, प्लीज सहयोग करें। विराजे माननीय सदस्य विराजे, प्लीज सहयोग करें, विराजे माननीय सदस्य विराजे, प्लीज सहयोग करें, विराजे माननीय सदस्य विराजे, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा, प्लीज सहयोग करें। विराजे दीदी, विराजे प्लीज सहयोग करें। विराजे आप बैठे, प्लीज, आप बहुत बड़ी सदस्य, विराजे प्लीज सहयोग करें। विराजे आप माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य आसन आपसे अपेक्षा करता है कि आप विराजेंगे, प्लीज सहयोग करें, विराजे आप, विराजे प्लीज, अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज सहयोग करें। विराजे आप, अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं, आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, प्लीज सहयोग करें। विराजे प्लीज सहयोग करें। विराजे माननीय सदस्य प्लीज विराजे, सनसनी मत पैदा करिए। विराजे माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें। विराजे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आप, अपनी वरिष्ठता का तो ध्यान रखो आप। प्लीज विराजे माननीय सदस्य, प्लीज विराजे, सुन लिया विराजे। मैं प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट विराजे आप, प्लीज, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, प्लीज विराजे अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको, प्लीज विराजे। पूरा सदन इस बात के लिए चिंतित था लेकिन आप लोगों का जो रवैया है इसे साफ जाहिर, प्लीज माननीय सदस्य
मैं मंत्री को रिप्लाई के लिए बुला लूंगा और चर्चा यही समाप्त कर दूंगा। आप यदि आसन से इस तरह से करेंगे, मैं आपसे बहुत सख्ती से ये पेश कर रहा हूं, यदि आप लोगों का यही रवैया रहा तो पूरे प्रदेश में ये मैसेज जा रहा है, यूट्यूब पे सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और गौ माता के प्रति आपकी संवेदनाएं मर चुकी है। प्लीज सेव करेंगे, अपनी बात रखेंगे, जो कोई सदस्य अपनी बात रख रहा है उसको बीच में आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, गंभीर मसला है, पूरा प्रदेश आपसे अपेक्षा करता है कि गोवंश को बचाने के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष मत करिए। आप इंसान हैं, हम कुछ भी नहीं, कम से कम इंसान तो हैं। इंसान के नाते हमारी सारी संवेदनाएं मर गई या केवल हम अपना जो है वक्तव्य देकर अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं? मैं आप सबसे अपेक्षा कर रहा था कि सरकार से आप क्या अपेक्षाएं करते हैं कि गोवंश की किस तरह से मदद हो सके, सरकार ऐसी क्या कार्रवाई करे, क्या ऐसा जो है उपयोग करे जिससे गोवंश जो है संरक्षित हो सके, गोवंश की जो है कुछ मदद हो सके। लेकिन आप लोगों का ये रवैया रहा, मुझे खेद है इस बात का। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, अपनी बात रखेंगे। माननीय सदस्य आप बहुत वरिष्ठ हैं, आसन आप अपेक्षा करता है कि कृपया आप अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखें। पूरा सदन नहीं, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है और आप जैसे माननीय सदस्य हैं, राजस्थान में मात्र 200 लोग आप ऐसे हैं। राजस्थान आप अपेक्षा करता है सायंकाल जब यहां से सदन का जब हो कार्य पूरा राजस्थान इस बात का एक मैसेज ले, राजस्थान के समस्त प्रदेशवासी, कि सदन में जो सार्थक चर्चा हुई है उससे कल से गोवंश की मदद निश्चित रूप से होगी। लेकिन आप लोगों का ये जो रवैया है, मैं बहुत खेद प्रकट करता हूं इस बात के लिए, कोई मदद नहीं होगी गोवंश की। आप बार बार जो इंटरव्यू नहीं करेंगे, मैं फिर अपेक्षा करता हूं, आपसे विनम्र अपील करता हूं, अपनी बात रखें और कोशिश करें कि आप कुछ सुझाव दें जिससे इस गोवंश की कुछ सहायता हो सके। प्लीज विराजिए माने सेम लोडा, प्लीज सनसनी मत पैदा करिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, कोई अंकित नहीं होगा। बात रखने का अधिकार आप सबको है। आप लोगों का जितना समय तय है, बेवजह आप समय जाया करें। मुझे मजबूरन कार्रवाई को जो है चर्चा समाप्त करके माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई कराना पड़ेगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से, और मुझे खेद है इस बात का कि इतनी गंभीर विषय पे भी आप जो है गंभीरता बरतने के बजाय आप संवेदनशील हो रहे हैं। गाय के प्रति आपकी कोई संवेदनाएं नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे आप दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने संवेदनशील हैं। पूरा राजस्थान देखता है, आपकी कार्रवाई को देख रहा है। प्लीज सेव करेंगे आप। विराजिए, आप विराजिए, अंकित नहीं हो रहा, विराजिए। माननीय सभापति, मैसेज देंगे आप राजस्थान को। माननीय संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जैसे अशोक गहलोत साहब ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इन लंपी से पीड़ित गौ माता की सेवा के लिए दवाई इंजेक्शन खरीदना अनुमति किया है, भारत सरकार भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इन दवाइयों और इंजेक्शन को खरीदना या इनकी स्वीकृति करना अनुमति करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचेतक महोदय, मुझे मजबूरन चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी और मंत्री जी का रिप्लाई कराना पड़ेगा। प्लीज आप सेव करें। हर अपना जो विधायक जो है उसको ये अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कोई एसेंशियल बात नहीं कही है, उन्होंने ये मांग की है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी एमएलए लेट के पैसे जो है वो दे। इसमें क्या दिक्कत है? माननीय सेव मैं अपेक्षा करता हूँ, प्लीज सेव करें। विराजिए माननीय सचेतक महोदय, प्लीज सेव करें। विराजिए। उत्तेजना पैदा मत करिए, गंभीरता बरतिए। माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, ये अनुमति नहीं होने के कारण जालोर के सांसद ने जो 25 लाख रुपए की अनुशंसा की,
भीलवाड़ा के सांसद ने 10 लाख रुपए की अनुशंसा की, अलवर के सांसद ने 15 लाख की अनुशंसा की, राजसमंद की सांसद ने 16 लाख की अनुशंसा की, अजमेर के सांसद ने 14 लाख की अनुशंसा की। ये 80 लाख रुपए में से 1 रुपया राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। और माननीय सभापति महोदय, 4 दिन पहले मैंने स्वयं ने, माननीय सभापति महोदय, 4 दिन पहले मैंने स्वयं ने उस विवरणी का सांसद स्थानीय क्षेत्र की का हवाला देते हुए, उसकी कॉपी लगाते हुए, राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी द्वारा भेजी हुई चिट्ठी लगाते हुए प्रधानमंत्री को टैग करके मैंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी कृपा करो राजस्थान के गोवंश पर, और ये सांसद 25 हमने आपको जिता करके दिए, एक गौ माता की सेवा के लिए हमें भी पैसा दो। अरे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। 25 सांसद जिताने के बाद भी गौ माता के लिए फूटी कौड़ी तुम लोग नहीं ला सके। ये शर्म का विषय ये है, कलंक का विषय ये है, और ये कालिक जो तुम्हारे माथे पर लगी है, ये कालिक कभी मिटने वाली नहीं है। अन्य सभापति महोदय, विराजिए, विराजिए, विराजिए। अन्य सभापति महोदय, विराजिए, 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 विराजिए। विराजिए, विराजिए, प्लीज विराजिए, 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 प्लीज प्लीज सहयोग करें, विराजिए, आप विराजिए, 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 प्लीज सहयोग करें, विराजिए, आप विराजिए। के लिए विधायक सांसद कोटे से पैसा देना अनुमत करते हैं, हम धन्यवाद देंगे आपको। ये सदन धन्यवाद देगा आपको, राजस्थान की जनता धन्यवाद देगी, और पूरे राजस्थान की गौमाता आपको धन्यवाद देगी। माननीय सभापति महोदय, ये जो लंबी स्किन डिजीज के आउटब्रेक्स है, वो पिछले 3 साल से 19, 20, 20, 21, 21, 22 से लगातार है। लेकिन पहले माननीय सभापति महोदय मृत्यु दर बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी। तो अगस्त 2022 में राजस्थान के 29 जिलों से 125 से अधिक गांवों से 700 सैंपल जांच के लिए राष्ट्रीय रेफरल लैब्स में भेजे गए। माननीय सभापति महोदय, लंपी स्किन एक डीएनए वायरस जनित रोग है, और इसको कॉपरी पॉक्स वायरस फैमिली का सदस्य बताया गया। अब ये जो सैंपल सीक्वेंसिंग हुई, इस सीक्वेंसिंग से ये मालूम पड़ा है कि लंपी स्किन का वेरिएंट बदल गया है। जैसे कोरोना 2 में जिस घातक रूप से मानव जाति पर कोरोना ने भारत में प्रहार किया था, उसी तरीके से इस नए वेरिएंट के कारण ये हमारी गौ माता पर कहर टूटा है, और इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमें गौ माता को खोना पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। राजस्थान सरकार समझ रही है, और भी निर्वाचित संस्थाओं को समझनी चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर इस तरीके की परिस्थिति और बढ़ती है, सामने आती है, तो वहीं पर जांच की व्यवस्था हो, और टीकाकरण को भी काफी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहूंगा, कोरोना हुआ, लॉकडाउन भी लगे, अभी एक कानून का जिक्र हमारे मित्र कर रहे थे, लेकिन जो पीसीआई सीडीए एक्ट है, ये प्रतिपक्ष के उपनेता जिस 1959 के कानून का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद 2009 में आया हुआ है, और इसमें कंट्रोल एरिया के बारे में किसी तरह की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
गाय संक्रमित हो गई। अब उसी टेरिटरी से बाहर गाय नहीं निकले, वहीं पर रहे, इस तरह का कंट्रोल करने का कोई कानून सम्मत प्रावधान नहीं है। जब पीसीआई सीडीए एक्ट में यह केंद्र का कानून है, अगर केंद्र सरकार इसमें प्रावधान करेगी तो नियंत्रण एरिया घोषित किया जा सकेगा, और भविष्य में यदि यह चुनौती के रूप में सामने आया तो नियंत्रण एरिया घोषित करके उस पर काबू पाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उपनेता ने कहा 33 में से 32 जिलों में ये गौ माता का कहर है। ये राजस्थान के एमएलए ने जो पैसे जारी किए उनकी सूची है, इसमें वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम के आगे 0 रुपया लगा हुआ। 1 रुपया राजस्थान की 10 साल मुख्यमंत्री रही हुई नेता, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भविष्य का चेहरा बनने के लिए जूझ रही वसुंधरा राजे ने 1 रुपया भी विधायक कोष से नहीं दिया। माननीय सभापति, अब मैं आपके सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको, अभी माननीय सदस्य प्लीज अभी मुझसे पूर्व समाप्त करें अपनी बात। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पाली का जिक्र किया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, गौ ऋषि दत्त सरानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ संरक्षण का काम किया है, खाली यहां तक नहीं, सिक्किम तक, बांग्लादेश की सीमा तक जो गोवंश जाता था, अगर गोवंश को हमारी सुरक्षा सेनाएं रोक लेती है, बचा लेती है, तो उनका वो सुरक्षा हमारी सेनाएं क्या करें। तो जिन्होंने सीमा पर जाकर के दशहरा रणजी ने लोगों को प्रेरित किया और गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं की स्थापना की, वो पाली में बीच में रुके अहमदाबाद का चातुर्मास खत्म करने के बाद। रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित जो पतमेड़ा का काम देखते हैं, जब उन्होंने देखा कि पाली के स्टेडियम में ये गायों की स्थिति हो रही है, कुत्ते घुस रहे हैं, उन्होंने जाकर के पाली के जिला कलेक्टर नमित मेहता से कहा, उन्होंने जाकर के वो तारबंदी करवाई, लाइटें लगवाई और गौ संरक्षण का काम हुआ। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने अभी भी कई जिलों के अंदर रथ भेजे हैं, चलित वाहन भेजे हैं, जिसके माध्यम से वो वाहन घूम करके गौ संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं इस मौके पर सरकार से कुछ विनती करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, ये गए हैं वो चीते देखने के लिए, कैमरा लगा करके और वो फोटो लगा करके चीते देखने के लिए गए। समाप्त करें। अब इनके नेता चीता देखने में भी तो जाना जरूरी है। अन्य सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय पशुपालन मंत्री जी से कि जिन गौशालाओं के अंदर आइसोलेशन सेंटर चल रहा है, वहां श्रमिकों की मजदूरी, दवाइयां, डॉक्टर, कंपाउंडर का आप तत्काल प्रभाव से व्यवस्था करें, और जहां आइसोलेशन सेंटर नहीं चल रहा है गौशाला में, वहां पंचायत के माध्यम से आप आइसोलेशन सेंटर खोलें। ये राजस्थान के सरकार के प्रमुख वित्त सचिव ने एसएफसी के अंदर अनुमति प्रदान कर दी है, पंचायत एसएफसी में खर्चा कर सकती है। और माननीय सभापति महोदय, एक गौ चिकित्सालय मोबाइल यूनिट प्रत्येक तहसील स्थिल पर आप चालू करें, कुछ समय की बात है, जिससे वो घूम घूम कर इलाज कर सके। अब जो गौ माता कमजोर पड़ गई इस लंपी की बीमारी से, तो उनका शरीर ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए राजफेड निर्मित 50% अनुदान के साथ आप पशु आहार राजस्थान की गौशालाओं को उपलब्ध कराओ। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो मृत गोवंश है उसका सर्वे पटवारी गोवंश के माध्यम से करवाओ, जिससे वास्तविक संख्या गोवंश की मृत्यु की सामने आ सके। और जिस गरीब आदमी, जो पशुपालक जिसका जीवन ही गौमाता पर निर्भर था, गाय के दूध पर या दही पर या घी पर निर्भर था, उसके यहाँ पर अगर गोवंश की मौत हो गई है तो मेहरबानी करके आप उसको मुआवजा दिलाओ। और अंत में मैं आपको एक लास्ट पॉइंट आपको और निवेदन करता हूं कि जिन गौ माताओं के
कीड़े पड़ गए, आ गया, कीड़े पड़ गए हैं, उनकी आप अब थोड़ी और ज्यादा चिंता रखते हुए ज्यादा सक्रिय तरीके से श्री मदन प्रजापत करें। और मैं माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, मैं राजस्थान के पशुपालन मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जब कभी फोन किया, जब कभी व्हाट्सएप में मैसेज किया, इन्होंने हमेशा तत्परता से हमें सहयोग किया, हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मदन प्रजापत, श्री मदन प्रजापत। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गौ माता के प्रति जो गंभीर बीमारी है उनके प्रति सरकार ने सरसा के लिए जो समय दिया और सभी चिंतित हैं और सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी बीमारी का खात्मा हो, गौ माता को आराम मिले और सभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी मूल जड़ से खत्म हो। और काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता सभी व्यक्त कर रहे हैं। और आज इस समय माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं, निस्वार्थ भाव से चाहे गौशालाओं में सेवा कर रहे हैं, चाहे सड़क के ऊपर कर रहे हैं, चाहे घरों में कर रहे हैं, वो गौ सेवक जो दिन रात एक करते हुए गौ माता के प्रति जो सेवा कर रहे हैं, बीमारी में मदद कर रहे हैं, मैं उन सबको, गौ भक्तों को, गौ सेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज बजट की बजाय अगर कमी है तो सेवा की है। बजट की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शायद सभी विधायकों ने, जो अपने विधायक कोष से हो, शायद सरकार की तरफ से हो, शायद माननीय मंत्री और माननीय सभापति महोदय, जो भले ही सामने से कई बातें कर रहे थे, जैसे गो भक्त कोई विशेष हैं, वो पूजा में विश्वास करते हैं, हम पूजा के साथ में सेवा में विश्वास करते हैं। और आज अगर कोई जरूरत है तो सेवा की है। माननीय सभापति महोदय, आज एक बात गहराई से मंथन करते हैं कि कोरोना से भी भयंकर ये बीमारी है, जगह जगह गौ माता को तकलीफ है और सरकार भी चिंतित है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन अगर एक सर्वे करवाया जाए कि जो बातें कर रहे हैं, मोबाइल में फोटो अपलोड कर रहे हैं और कितने लाइक आते हैं, कितने गौ माता के प्रति कमेंट आते हैं, उनकी बजाय सर्वे करवाया जाए कि जो भाषण देने वाले हैं उनके घर में या घर के पास में कोई गौ की सेवा कर रहा है या खुद नहीं कर रहे हैं। अगर घर में एक गाय भी नहीं है, उनको गौ के प्रति क्या बोलने का अधिकार है। मैं उन धन्यवाद देता हूं जो साधारण मजदूर है, किसान है, आज भी गौ माता के प्रति सेवा करते हैं और घरों में पालन करते हैं। और जो भाषण देने वाले सिर्फ भाषण ही देते हैं। कल पोल खुल गई कि गौ भक्त होता है, गौ सेवक होता है, उन मालिक को देखती है, गौ बिना रस्सी अपने आप पहचान लेती है और पास आती है, और जबरदस्ती लोग लेके आए और वो भाग गई। गौ माता ने खुद पोल खोल दी कि ये वास्तविक ये मजदूरी से पकड़ कर लाई है या दिल से घर से लाई है। और अगर खुद की गाय होती तो ये नौबत और यह स्थिति नहीं होती। माननीय गौ माता ने खुद भी खोल दी। कई सदस्यों ने माननीय सभापति चिंता व्यक्त की कि अगर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एमएलए कोटे में संशोधन किया है, क्या एमपी कोटे में नहीं हो सकता है? अगर 1 रुपया आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं और वो रुपया बजट नहीं गौ माता के लिए काम आ रहा है, इसे साफ जाहिर होता है आपके लिए गौ माता वोट देती है, हमारे लिए गौ माता दूध देती है, हमारे चिंतित है। अगर आप वास्तविक चिंतित है तो एमपी माने 1 महीने में माने। और ये इतनी भी बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश और यूपी में और गुजरात में कत्ल खाने बंद हुए या नहीं हुए? किसके कत्ल खाने, कौन इनका मालिक है? इनका खुलासा होना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा कि ये फर्जी गोबर और ये दिखावा करते हैं। धन्यवाद सभापति जी। मैं सभी माननीय सदस्य से अपेक्षा भी करता हूं और सूचना देना चाहूंगा
कि माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 4-4 मिनट आप सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखनी है, सिर्फ 4 मिनट में। आप कृपया सहयोग करेंगे और जब मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि 4 मिनट बाद आप अपनी बात समाप्त करेंगे ताकि समय पर अपना कार्यवाही पूरी हो उसकी। माननीय श्री बिहारीलाल विश्नोई। माननीय सभापति जी, लंपी जैसी गंभीर विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। और ये कितना गंभीर विषय है, धरातल पे हमने इसको देखा है, माननीय मंत्री जी को भी समय समय पर अवगत कराया है। और 1 माह पहले इसकी विभीषिका को देख के मैंने सरकार से, माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इस पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। 1 माह की देरी हुई और बहुत सी गायों का नुकसान हुआ। आदरणीय सभापति जी, LSD वायरस ये 2019 में उड़ीसा के तट पर डिटेक्ट हुआ और इस महीने जून में मेरे देसलसर गांव से, पांचों गांव से बजरंग का फ़ोन आया, राम सिंह का फ़ोन आया, हरिकिशन जी का फ़ोन आया कि ऐसी अजीब बीमारी है, गायों का नुकसान हो रहा है। वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर से, जॉइंट डायरेक्टर से, डिप्टी डायरेक्टर से हमने बात की, टीम भेजी, सैंपल लिए गए, सैंपलों को भोपाल भेजा गया और जून के लास्ट में आते आते ये बहुत से गाँव में फैल गई। और जुलाई माह में माननीय मंत्री जी को आके अवगत कराया और 4 अगस्त का वो दिन जब माननीय मंत्री जी ने भी मीटिंग बुलाई, मैं भी उस मीटिंग में था और उस पर मैंने आग्रह किया कि हमें गोट बॉक्स के वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर राजस्थान में करवाए जाने चाहिए। और गोट बॉक्स क्योंकि इस बकरी में ये बीमारी पहले आ चुकी है, उसका टीका बन चुका है और 60% वो कारगर है। बड़ा पशु, बड़ी जानवर है गाय, उसमें 3 ml लग सकता है, बकरी में 1 ml लगता है। तो हमारे पास वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, विभाग में पता किया तो हमारे पास वैक्सीनेशन की, गोट बॉक्स की वैक्सीन की बहुत कमी थी, पर्याप्त संख्या ही नहीं थी। और तुरंत माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा और भारत सरकार की और केंद्र के पशुपालन मंत्री जी की गंभीरता देखिए कि 5 को पत्र लिखा और 6 को उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में आके हमारे डिपार्टमेंट के साथ और माननीय मंत्री जी के साथ मीटिंग की और इस विषय की गंभीरता पे पूरी तरह से केंद्र सरकार से मदद करने का आश्वासन दिया और लाखों की संख्या में गोट बॉक्स के इंजेक्शन भी राजस्थान को दिए। लेकिन समस्या कहाँ आई माननीय सभापति जी, और उस समस्या से, उस एक गाइडलाइन से कितना बड़ा गायों का नुकसान हुआ। जब हमने इस बात को रखा और हमने मांग की कि गोट बॉक्स के वैक्सीनेशन हमारे बीकानेर जिले में भी होना चाहिए, तब एक गाइडलाइन का हवाला दिया गया कि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर एक भी पशु इन्फेक्टेड है तो उसमें वैक्सीनेशन हो नहीं सकता। इस भरोसे हमारे जिले को छोड़ देगा और हमारे साथ साथ जो बहुत ज़्यादा संक्रमित जिले थे, गंगानगर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन सब को, इस पूरे पेज को छोड़ दिया गया कि यहाँ वैक्सीनेशन हो नहीं सकता। और उसमें इतना समय निकल गया। और धन्यवाद करना चाहूँगा उन गौ भक्तों का, उन स्वयं सेवकों का जिन्होंने गौशालाओं में रात दिन मेहनत की। जितने भी संसाधन उनके पास थे या नहीं थे, मैन पावर की कमी डिपार्टमेंट के पास भी थी, लेकिन आमजन ने, भामाशाहों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया। और MLA लेट से 6 तारीख को राजस्थान में सबसे पहले 20 लाख रुपए की अनुशंसा की और उसके 3 दिन बाद जब CM मिटिगेशन फंड बना तो उसमें पैसा गया। 18 दिन बाद, 20 दिन बाद जिले को वापस मिला। माननीय सभापति जी, जब मैंने गाय को मरते हुए देखा और मेरे घर में भी 4 गाय में से 3 गायें काल कवलित हो गई, माँ को बीमार होते हुए देखा, तो पशुपालकों की पीड़ा हमारे सामने कितनी भयावह थी। तुलना कर सकते हैं कि बीकानेर का गोवंश जिसकी संख्या लगभग 13 लाख के आसपास है 2019 के सेंसस के हिसाब से, उसमें भयावह तस्वीर जो आपने बीकानेर के देखी, भास्कर में 24 तरह की तस्वीरें, खुले में गोवंश हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, एक एक गांव की ये तस्वीरें थी, उनको सही से दफना भी नहीं पाए। मेरा आग्रह था कि 8 तारीख को, इस 8 सितंबर को जब मैंने डिपार्टमेंट में बात की कि वैक्सीनेशन आप क्यों नहीं करवा रहे, तो गाइडलाइन आ रही है। मैंने कहा कि 19 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में सरकार से जवाब तलब करेंगे। जिन डॉक्टर मलिक का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया, उन डॉक्टर मलिक का स्टेटमेंट देखिए कि हमने तो 5 किलोमीटर रिंग एरिया का अर्थ ही राजस्थान के वैज्ञानिकों ने, राजस्थान के डॉक्टरों ने गलत समझा। 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं संक्रमण है तो रिंग एरिया बना के प्रभावी तरीके से वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए था, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं किया गया। राजस्थान के बीकानेर जिले की हजारों लाखों गौवंश, मैं जनता की ताकत का डर बताया, तो 10 तारीख को राजस्थान की सरकार के डिपार्टमेंट ने वैक्सीनेशन का आदेश जारी किया। ये वैक्सीनेशन 1 महीने पहले भी हो सकता माननीय सभापति जी, और इस गाइडलाइन के भरोसे पूरे राजस्थान में गायों को मरने छोड़ दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सभापति जी आपके माध्यम से,
कि गौ सेस के नाम पे हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे अंदर है, लेकिन 12 में अभी तक बीमारी आई नहीं, जाके फिर ना फटी भी हुई, वो क्या जाने पीठ पर आई। गौ सेस का इतना बड़ा मंत्रालय बजट लिए बैठे, हमने मांग की गौशालाओं में दो, हमारे गौशालाओं को स्ट्रेंथन करो, लेकिन एक पैसा नहीं दिया गया। और आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पे कराइए। हिसार ने आई वह रही इज्जत नगर में देसी वैक्सीन बना दी है, और देसी वैक्सीन के लिए हमने मांग की, आप भी मांग करिए, हिसार आपको देगा। और गोट बॉक्स का तो युद्ध स्तर पे कराइए माननीय मंत्री जी। और मैं आज 1 मिनट का और विषय, 1 मिनट में कृष्णाराम बिश्नोई, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ माननीय सभापति जी। श्री कृष्णाराम बिश्नोई, संस्कारों की पुष्टि नहीं होगा, लोग बिराजिए, आप बिराजिए, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य बिराजिए, आप बिराजिए, क्यों समय बर्बाद करते हो यार, बार बार कहने के बाद भी। प्लीज सेवक रे बिराजिए, प्लीज सेवक रे बिराजिए आप। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, अपेक्षा करूंगा महोदय, माननीय अध्यक्ष का निर्देश है, 4 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे, प्लीज सेव करेंगे। बिराजिए, अब आप बिराजिए, आप बिराजिए, बिराजिए। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, कृपया 4 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे, आप सभी सेव करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे गोवंश में लंपी जैसी गंभीर बीमारी के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, अप्रैल माह में गुजरात की तरफ से जो लंपी डिजीज नाम की एक बीमारी, संक्रमण बीमारी जो राजस्थान की गौ माता के अंदर आई, और कोरोना में भी गुजरात में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रकोप गुजरात में रहा, उनके आंकड़े सही नहीं पाए गए, सही नहीं दर्शाए गए। और गौ माता में गुजरात में 4 महीने पहले ये बीमारी आई, लेकिन उनके आंकड़े सही नहीं दर्शाने की वजह से राजस्थान में बीमारी ने प्रवेश किया, और राजस्थान की सरकार ने इस बीमारी को, इस प्रबंधन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पहले से भी पशुओं के लिए निःशुल्क दवाई को व्यवस्था की है पूरे देश के अंदर, और राजस्थान राज्य सामान्य अशोक गहलोत जी ने की थी, जिसलिए गौ माता के इसमें लंपी बीमारी में व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था रही। संक्रमण है क्योंकि दूसरी लहर के अंदर बारिश का मौसम होने से कई मच्छर जैसे इसको दस दिए, फोगी के लिए, मच्छरों के लिए हमने 5-5 लाख अलग से व्यवस्था की, जिसमें हमारे साथियों ने पैसे दिए, जिस तरह से अभी मैं कहना चाहूँगा। और धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि धन के लिए कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरी इसमें, क्योंकि अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में गौ माता एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए मेरी मांग रहेगी कि इस लंपी बीमारी के लिए एक राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, जिससे इस गौ माता के लिए टीके की व्यवस्था की अनुमति हो। और दूसरी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गौशाला के लिए 9 महीने के अनुदान राजस्थान की सरकार दे रही है। 11,000 करोड़ रुपए आज तक का भुगतान किया जा चुका है, जिसे पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है 9 महीने अनुदान गौशालों के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। गौ माता की हमने इस जो लंपी आने के बाद में पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे अपने क्षेत्र में हमने दौरे किए, सब जगह गौशालाओं के दौरे किए, उनमें व्यवस्था की, भामाशाह से व्यवस्था कराई, MLA लेड से हमने पैसे दिए, और जो MP लेड की भी बात की जा रही थी, अनुमति नहीं, मुख्यमंत्री जी ने MLA लेड की अनुमति दी, और MP लेड की अनुमति नहीं होने के बावजूद भी मुझे इस बात को कहने में बड़ा दुख है, बड़ी विडंबना है कि सांसदों ने एक लेटर पैड जारी करके, अनुमति दे करके सोशल मीडिया पर घुमाया, देश को पहले गौ माता के नाम से पूरे देश की जनता को गुमराह किया, और इसके आर्थिक जो अनुमति MP लेड के पैसे लेटर जारी करके सोशल मीडिया में घुमाना का देश के गौ भक्तों को इन्होंने गुमराह करने का दूसरा प्रयास इन्होंने और किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने पहले भी दिया है दवाई के लिए, और इसके लिए अगर माननीय मंत्री जी विराजे, मंत्री जी राजस्थान सरकार अनुमति देगी तो मैं मेरे क्षेत्र में एम्बुलेंस देने की विधायक को से मैं देना चाहूँगा, ताकि सरकार अनुमति देवे। इसीलिए
दूसरी मैं कहना चाहूँगा, इसके अलावा जो एक बात गाय से हट करके भी मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने देश के अंदर चीता विलुप्त होने के नाम से दक्षिणी अफ्रीका से, नामीबिया देश से जो 8 चीते लाए गए, मध्य प्रदेश के कूनी नेशनल पार्क में छोड़े गए, उसके लिए उनकी भूख मिटाने के लिए, चीतों की भूख मिटाने के लिए हरिण की व्यवस्था करनी जा रही है, हरिण की व्यवस्था की जा रही है। जो हरिण का विषय, हरिण जो हमारे विष्णु समाज का धार्मिक जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो जो हरिण की भूख मिटाने की, चीतों की भूख मिटाने की हरिण की व्यवस्था की जा रही भारत सरकार, वो उस आदेश को वापस करें। प्लीज माननीय सभापति महोदय, श्री अमीर सिंह भायल। माननीय सभापति महोदय, लंपी गौ माता की बीमारी, मैं बाड़मेर जैसलमेर से आ रहा हूं। सबसे ज्यादा पशुधन अगर गाय माता है तो बाड़मेर और जैसलमेर में है। और वास्तव में सभापति महोदय, इस बार कोरोना के बाद में ये गौ माता में जो बीमारी आई है, इसमें तड़प कर गौ माता की जो मृत्यु हुई है, देखते ही देखते हजारों की तादाद में गौ माता काल कवलित हो गई। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के आम जन दानदाताओं को कि इस बीमारी में अगर किसी ने सहयोग, हर ग्रामीण ने जितनी बन पड़ी देसी नुस्खा से लगाकर, फिटकड़ी का छिड़काव से लगाकर उसके इलाज के लिए जो पहल की, जो मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जनमानस जो दानदाताओं को और गौ सेवकों को। सरकार आज मंत्री महोदय हजार तरह की बाधा करे, परंतु इसमें प्रबंध की कमी रही है, पूर्व तैयारी नहीं थी। पशु चिकित्सक के पद राजस्थान में सब जगह रिक्त पड़े। मैं मेरी विधानसभा की बात करूं तो आपके 60% जो जितने पद है वो रिक्त पड़े। ये स्थिति होने के बाद में भी हर विधायक ने 10-10 लाख, 15-15 लाख जितने भी दिए। मैं यहां तक आपको कहूंगा मंत्री जी, आप मालूम कर लेना, मैंने मेरी विधानसभा में जो 10 लाख रुपए दिए, सरकार के पास में उस पैसों का दवाई पहुंचाने के साथ में व्हीकल का यूज भी उस पैसों में से किया है, ईंधन भराने का काम भी किया है। सरकार ने आज दिन तक, राजस्थान सरकार ने कोई आदेश देके जिला कलेक्टर को सर्वे करवाने का काम आज दिन तक नहीं किया है। गांव में पटवारी है, ग्राम सेवक है, आज दिन तक गौ माता के लिए इतनी भयंकर महामारी होने के बाद में भी आज दिन तक कोई सर्वे करवाने का कार्य शुरू नहीं किया है। मैं समय रहते मंत्री महोदय आपको निवेदन करूंगा कि आप इसकी पूरे राजस्थान में हर गांव तक, पंचायत हेडक्वार्टर तक सर्वे करवाकर कितनी गाय काल कलवित हुई है और जो गौ माता मरी है उसको आपदा घोषित करके आप समय में रहते हैं। ये लागू करके लंबी स्किन डिजीज को राजस्थान महामारी एक्ट 2020 के तहत महामारी घोषित किया जाए और जिसके दुधारू गाय और पशु मरे उनको मुआवजा दिया जाए। नंदी गौशालाओं की घोषणा 2 वर्ष पूर्व हुई थी, उसका प्रबंध कहां है? हर पंचायत में नंदी गौशाला कहां है? हमारे सांड जीते थे, ऐसे नंदी गौशाला के नाम से रोड पे सड़ रहे हैं। आपने पंचायत और नगर पालिका को भी एक नया पैसा बजट आवंटन नहीं किया। गौ माता को समाधि देने के लिए भी पंचायतें काम नहीं कर रही है, ढेर पड़े हैं। जोधपुर का अभी जो पॉलिसी आने वाले माननीय विधायक महोदय ने बताया
कि आपने कितनी लगातार मरी हुई गायें पड़ी है, उसके भी कोई इलाज नहीं हुआ। आज मैं मंत्री जी आपको कह रहा हूं, समय रहते हैं अब कई जगह कीड़े पड़े गायों में और रोड पे गायें पड़ी है, तो इसका प्रबंध करवावे, सर्वे करवावे, सब मिलकर गायों की सेवा करेंगे। गौ माता के नाम पे आपने खेलों का दान किया, जालोर के अंदर तेरे मंत्री आए पड़े, गौशाला में जाके दस्तक नहीं दिया, गौ माता की क्या हाल है, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया आपने। और अभी समय रहते गौ माता की सेवा करोगे और इसके लिए इलाज का प्रबंध करवाओगे तो ठीक रहेगा अपन सबके लिए। यही मैं निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद। श्री रूपाराम मेरा है। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने धन्यवाद सभापति महोदय। अभी सदन में गोवंश में लंपी बीमारी पे चर्चा हो रही है। मैं इसमें सीमित रहूँगा जैसलमेर जिले पे। जो राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं की है, ये बीमारी जैसलमेर जिले में सबसे पहले अप्रैल में आई और जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के 9 जिलों के 43 विधानसभा के बराबर है और जिले में 4 लाख गोवंश है। 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 10 गायें, मतलब इस प्रकार 3000 गांव और ढाणियों में छितरे हुआ गोवंश है। बीमारी एकदम फैली। हम लोगों ने राज्य सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया, जैसे कोविड-19 आया था, गायों में इस संभावित बीमारी को देखते हुए जो चलित दवाइयां हैं वो मार्च में ही जैसलमेर जिले में लगभग 49 लाख की क्रय की जा चुकी थी। जैसे ही अप्रैल में बीमारी आई